मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग सत्यमेव जयते 2। मूवी की शुरुआत में सत्य बलराम नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि होम मिनिस्टर होता है। वो संसद भवन में एंटी करप्शन बिल को पास करवाने के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर संसद भवन के सामने एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। ये स्टैचू दादा साहब बलराम का होता है, जिन्होंने करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए अनशन भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण किसी ने उन्हें मार दिया था। सत्य बलराम दादा साहब का बेटा होता है। फिर सत्य बलराम एंटी करप्शन बिल को संसद भवन में सभी के सामने पेश करता है। स्पीकर बोलते हैं कि जो इस बिल को मंजूरी देते हैं वो अपना हाथ ऊपर करे, लेकिन बहुत कम लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। आगे स्पीकर बोलता है कि जो लोग इस बिल से नाखुश हैं वो अपना हाथ ऊपर करे। ज्यादातर लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। इन सब में सत्य बलराम की पत्नी विद्या भारती भी होती है। तब स्पीकर इस बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। इस बिल के रिजेक्ट होते ही सत्य बलराम कुछ शब्द अपने देश के लिए बोलते हैं। उनके शब्दों को सुनकर सभी मेंबर्स तालियां बजाते हैं। विद्या भारती जब संसद भवन से बाहर आती है तब प्रेस रिपोर्टर उनसे पूछती हैं कि आपने अपने पति का साथ क्यों नहीं दिया। तब विद्या भारती बोलती है कि मैं उस समय एक पत्नी नहीं बल्कि पॉलिटिशियन थी। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्य बलराम की मां कोमा में डली हुई है, क्योंकि 25 साल पहले एक हादसा हुआ था। अपनी मां को देखकर सत्य बलराम उदास हो जाता है। उसी वक्त उसकी पत्नी सत्य बलराम को हौसला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मां और एक बेटी मंदिर में पूजा करने के लिए आए होते हैं। पूजा करने के बाद वो लड़की देखती है कि एक लड़का एक विकलांग बच्चे को मार रहा होता है। इसी सीन को देखते हुए उस लड़की का पैर फिसल जाता है, जिस कारण उसके चोट आ जाती है और सिर से खून भी बहने लगता है। लड़की की मां फौरन अपनी बेटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाती है, मगर वहां पर डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही होती है। तब डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है। तभी उस लड़की की मौत हो जाती है। तब उस लड़की की दुखी मां उस डॉक्टर को श्राप देती है कि इसी तरह तुम भी मरोगे। उसी रात वो डॉक्टर किसी एक बड़े आदमी के साथ शराब पी रहा होता है। उस आदमी का नाम अग्निहोत्री होता है। अग्निहोत्री उस जगह पर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहता था। इस काम में ये डॉक्टर भी उसकी मदद कर रहा था। फिर वो डॉक्टर शराब के नशे में अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उस डॉक्टर को उसी मंदिर में ले जाता है जहाँ पर उस लड़की की मौत हुई थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सत्य बलराम होता है। वो चुपके से उन लोगों को मारता था जो गलत काम करते हैं। सत्य बलराम उस डॉक्टर को उसी स्टाइल में मारता है जिस तरह उस लड़की की मौत हुई थी। फिर वो डॉक्टर को उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहाँ पर एक गार्ड होता है। तब वो बोलता है कि हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही है। तब वो डॉक्टर को वहीं पर फेंक कर चला आता है। फिर अगली सुबह अखबार में खबर आती है। ये खबर सुनते ही डीसीपी उपाध्याय भी वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रेस को बताती हैं कि खूनी को हम जल्दी पकड़ लेंगे। अगले सीन में चंद्र प्रकाश सिन्हा यानी कि चीफ मिनिस्टर सत्य बलराम के घर पर आते हैं। ये दादा साहब के दोस्त भी होते हैं। इसके बाद वे शुभांशी यानी कि दादा साहब की पत्नी से मिलने जाते हैं, जो कि 25 साल से कोमा में थी। चंद्र प्रकाश इस केस को हैंडल करने के लिए एक वकील ऑफिसर को बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन कुछ गुंडे एक लड़की की इज्जत लूट रहे होते हैं। तभी वहां पर एक धमाकेदार एंट्री होती है। ये एंट्री जय आजाद की होती है। दरअसल जय सत्य बलराम का भाई होता है। फिर क्या था, जय उन गुंडों को बुरी तरह मारता है और लड़की को छुड़ा लेता है। इसके बाद जय अपनी मां से मिलने चला जाता है और संसद भवन के सामने बनी अपनी पिता की प्रतिमा को नमन करता है। उसी समय उसका भाई भी आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद चंद्र प्रकाश से मिलने के बाद दोनों अपनी अपनी ऑफिस में चले जाते हैं। जय के पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है जिसने डॉक्टर को मारा था। वो व्यक्ति दरअसल उसका भाई होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ बच्चे आए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। दरअसल उन बच्चों को खाने में किसी ने जहर दिया था। उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होते हैं। तब एक डॉक्टर उन्हें पंप से ऑक्सीजन दिलवाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की मौत हो जाती है। इस हादसे में कम से कम 40 बच्चों की मौत हो जाती है। अगले सीन में सत्य बलराम और उसकी पत्नी वापस जाते हैं जहाँ पर उन बच्चों के शव रखे हुए थे। ये देखकर वहाँ की भीड़ उन दोनों पर पत्थर मारने लगती है। तभी वहाँ पर उन बच्चों के माता पिता आ जाते हैं और इन दोनों से बोलते हैं कि हमें तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल इंसाफ चाहिए। इसके बाद सत्य बलराम अपनी ऑफिस में जाता है जहाँ पर कुछ नेता चाय और समोसे का आनंद ले रहे थे। सत्य बलराम एक फाइल प्रसाद को देता है, जो कि अपोजिशन लीडर होता है। उस फाइल में लिखा था कि उन बच्चों ने जो खाना खाया था वो कहां से आया था और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली क्यों थे। ये हादसा नहीं था बल्कि ये सोची समझी साजिश थी, ये तुमने करवाया है। थोड़ी सी बहस होने के बाद सत्य बलराम को गुस्सा आ जाता है और टेबल पर अपना हाथ बुरी तरह मारता है। तब वो टेबल बीच में से टूट जाती है।
इसके बाद प्रसाद और उसके साथी एक आइटम सॉन्ग को देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर सत्य बलराम पहुंचकर उस आदमी को मार देता है जिसका नाम अग्निहोत्री होता है। इसके बाद प्रसाद और उसका साथी यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सत्य बलराम उसके सामने आ जाता है और दोनों को पकड़कर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर 40 बच्चों के शव रखे हुए थे। फिर वो उन दोनों को वही जहर वाला खाना खिलाता है जिसके कारण वो तड़पने लगते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए होते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं होती जिसके कारण वो दोनों मारे जाते हैं। ये उसी तरह मारे जाते हैं जिस तरह उन बच्चों की मौत हुई थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक ड्राइवर ने उस खूनी को देख लिया था। उस वक्त जय आजाद के सामने उसका भाई भी आ जाता है। फिर दोनों उस ड्राइवर से मिलने के लिए जाते हैं। तब वो ड्राइवर उन दोनों को देखकर घबरा जाता है और मना कर देता है कि मैंने उस कातिल को नहीं देखा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला अपने पिता की पेंशन के लिए एक ऑफिसर से गुहार लगा रही होती है लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। तभी यहाँ पर जय आजाद आ जाता है और वो ऑफिसर को पूरी तरह मारता है जिसके कारण वो ऑफिसर उसकी पेंशन स्टार्ट कर देता है। एक और सीन में हम देखते हैं कि एक फ्लाईओवर टूट गया है जिसके कारण कुछ मासूम लोगों की जान चली गई है। इस फ्लाईओवर को मदन लाल की कंपनी ने बनाया था जो कि घटिया सामान का इस्तेमाल करती थी। फिर जय उस मदन लाल के यहाँ पर उसे सिक्योरिटी देने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर मदन लाल के बेटे की शादी होती है। तभी यहाँ पर सत्य बलराम आकर मदन लाल को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकलने लगता है। तभी यहाँ पर जय आ जाता है और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन सत्य बलराम पुलिस के सामने से उसे भगाकर यहाँ से ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि सत्य बलराम उसे गोली मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर जय आजाद आ जाता है और दोनों भाई मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर देती हैं। हत्या करने के बाद दोनों भाई अपने पिता की प्रतिमा के सामने जाते हैं और अपने बीते हुए पलों को याद करने लगते हैं। जहाँ पर एक किसान के बैलों को एक जमींदार ले गया था। वो किसान बहुत ही दुखी था। यहाँ पर दादा साहब की फैमिली को भी दिखाया जाता है। अगले दिन दादा साहब अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर जमींदार आ जाता है और इन दोनों में कासुनी होने लगती है। दादा साहब को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो हल को बुरी तरह जमीन पर पटकते हैं जिसके कारण जमीन के अंदर दरार पड़ जाती है। इस दरार को देखकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में दादा साहब की पत्नी उनके हाथ में मरहम लगा रही होती है। तभी वहाँ पर सतरा आ जाता है। वो उनका इंटरव्यू लेता है। तब दादा साहब बोलते हैं कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए मैं अनशन करूंगा। कुछ ही देर में उसके दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगते हैं। तब दादा साहब बोलते हैं कि ये दुनिया तुम दोनों भाइयों को हमेशा आपस में लड़वाएगी लेकिन तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना। इसके बाद दादा साहब अनशन के लिए निकल पड़ते हैं। संसद भवन पहुंचने पर उन सब के ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट हो जाता है। तब दादा साहब ये सब देखकर जोर से दहाड़ देते हैं जिसके कारण सभी लोग चुप हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरतरा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तब दादा साहब उसको देखने के लिए वहां पर आते हैं। तब सरतरा बोलता है कि मुझे कैंसर है, अब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। उसी वक्त यहाँ पर चंद्रप्रकाश आ जाते हैं और बोलते हैं कि सीएम आपसे बात करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। तब दादा साहब की पत्नी उनसे बोलती है कि सरतरा को मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, तुम सीएम से बातचीत करो। तब सुवांशी सरतरा को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। तभी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सुवांशी को बुरी तरह चोट आ जाती है। सरतरा कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से सुवांशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इस खबर को सुनकर दादा साहब तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं जबकि उनकी सीएम के साथ मीटिंग चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि दादा साहब अपनी पत्नी को खून दे रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर गुंडे आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं जिसके कारण दादा साहब की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सुवांशी कोमा में चली जाती है। उनकी मृत्यु के बाद चंद्रप्रकाश अपनी एक पार्टी खोलता है और उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा संसद भवन के सामने लगवाता है। अब सीन वर्तमान में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि दो लड़के भीख मांग रहे होते हैं। तभी अचानक एक लड़का गाड़ी के सामने आ जाता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। इस बात पर पुलिस स्टेशन में बैठे दो इंस्पेक्टर उस पर हंस रहे होते हैं। तभी पीछे से जय की एंट्री होती है और उन ऑफिसर को केबिन में ले जाकर उनकी बुरी तरह धुलाई करता है। इसके बाद वो ऑफिसर बाहर हंसते हुए आते हैं ताकि किसी को पता न चले। उसी रात हम देखते हैं कि कुछ लड़के जो कि विकलांग थे, उनमें एक आदमी भी था जो इन लड़कों से भीख मंगवाता था। वो उन सब लड़कों को पेट्रोल डालकर मारने ही जा रहा था। तभी यहाँ पर सत्य बलराम की एंट्री हो जाती है। आज की रात करवा चौथ भी होता है जहाँ पर सत्य बलराम की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। जय आजाद वहाँ पर आ जाता है। तब विद्या भारती उससे पूछती है कि तुम्हारी भाई कहाँ पर है। तब जय बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद कोई मीटिंग में होंगे। तब जय सब कुछ समझने के बाद सत्य बलराम के कपड़े पहनकर अपनी भाभी के सामने आ जाता है।
दूसरे सीन में सत्य बलराम उस आदमी को जलाकर वहां से निकल आता है और अपने घर पहुंचकर अपनी वाइफ के साथ करवा चौथ मनाता है। अगले दिन विद्यावती के स्पीच देने के दौरान एक लड़की बोलती है कि मेरा रेप किया गया है, वो भी 3 लड़कों ने। वो लड़की उन लड़कों के नाम भी बता देती है और बोलती है कि जब मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई थी तब डीसीपी उपाध्याय ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि बहुत ही घिनौने थे, क्योंकि उपाध्याय उन लड़कों का सपोर्ट कर रहा था। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा होता है। ये सब बताने के बाद लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लेती है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उस लड़की की मौत हो जाती है। ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद डीसीपी उपाध्याय उन तीनों लड़कों को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। इसी बीच विद्यावती उन दोनों भाइयों से बोलती है कि तुम दोनों भाइयों की राजनीति और रणनीति मुझे पता है, अब ये तीनों लड़के बचने नहीं चाहिए। फिर क्या था, दोनों भाई निकल पड़ते हैं उन तीनों को मारने के लिए। डीसीपी उपाध्याय उन तीनों को पुलिस स्टेशन में ले जा रहा था। वहां पर माता रानी की रैली निकल रही थी। उसी वक्त भीड़ होने की वजह से गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। तब एक भाई गाड़ी को ऊपर की चादर को फाड़कर दोनों को एक ही त्रिशूल से मार देता है और दूसरा भाई अंतिम बच्चे लड़के के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे मार देता है। उन तीनों लड़कों को मारने के बाद ये दोनों भाई डीसीपी उपाध्याय को भी मार देते हैं। इसी दौरान शुभांशी कोमा से बाहर आ जाती है। शुभांशी जब चंद्रप्रकाश को देखती है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी पति की हत्या चंद्रप्रकाश ने ही करवाई थी। फिर इसके बाद दोनों भाई अपने पिता की प्रतिमा के सामने जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वे अपने पिता के कातिल को छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन बाद उनके पिता का श्राद्ध भी होता है। 2 दिन बाद दोनों भाई अग्नि में घी डाल रहे होते हैं। तभी चंद्रप्रकाश उन दोनों से बोलता है कि तुम्हारे पिताजी का कातिल तुम दोनों के सामने ही बैठा है, तुम दोनों को कैसा लग रहा है? तुम दोनों चुपचाप रहो वरना तुम्हारी माताजी का ऊपर का टिकट कट जाएगा। फिर दोनों भाइयों को लेकर वापस जाता है जहाँ पर उन दोनों की मां बंधी हुई थी। फिर चंद्रप्रकाश दोनों भाइयों को आपस में लड़वाता है। लड़ते लड़ते दोनों भाई अपनी मां की कातिल लहूलुहान होकर बेहोश हो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होने लगती है तब विद्यावती पूरे गांव वालों को लेकर चंद्रप्रकाश को मारने के लिए आती है। तब चंद्रप्रकाश डरकर हेलीकॉप्टर में बैठने लगता है। ये देखकर एक भाई हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। इसके बाद दूसरा भाई भी ऊपर आ जाता है। हेलीकॉप्टर को दोनों भाई नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को वे लोग नीचे नहीं उतार पा रहे थे। तभी अचानक उनके पिताजी की आत्मा उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाती है और हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। फिर ये लोग चंद्रप्रकाश को हेलीकॉप्टर में से नीचे उतारकर गांव वालों के हवाले कर देते हैं। फिर गांव वाले मिलकर उसे मार देते हैं। चंद्रप्रकाश को मारते हुए गांव वाले एक भारत का नक्शा भी बना देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।